हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इसके पहले जो हमारा सीडीपी का जो हमारा सब्जेक्ट है 2014 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम 2015 का करने वाले हैं। 2015 का क्वेश्चन पेपर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता का उत्पन्न करना चाहते हैं। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, यानी दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरह ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा हो जाएगा तीसरा, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों के योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, यानी तीसरा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतरीन ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवा कर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। प्रश्न अन्योन्या क्रिया के दौरान अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। बच्चों का अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की एक विशेषता है। बच्चों से नीचे की बुद्धिलब्धि, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई,
अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई, यानी हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों और स्थान सफलता का एक मात्र निर्धारित होता है। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, पहला, अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चों की अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्धता कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा तीसरा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर अनुकूलन की प्रक्रिया। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा चौथा, अनुकूलन की प्रक्रिया। चलिए आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किक की अयोग्यता, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, व्यक्तिगत कल्पितता, विचार की अनुत्क्रमणीयता, पलट ना सके की योग्यता। यानी इसका जो आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी विचार की अनुत्क्रमणीयता, पलट ना सके की योग्यता, चौथा ऑप्शन। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, पहला, मूल्यों, विश्वासों तथा अभिलेखों को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनाने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने सीखने की। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा मूल्यों, विश्वासों तथा अभिलेखों को अर्जित करने की, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है?
बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत होता है। अध्यापक की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। नहीं, मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, ये गलत है, जेंडर वाइज की तरफ दर्शाता है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, इसमें हो जाएगा पहला। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में नहीं पूछा था, इसलिए पहला होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालयों के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना ताकि वे उसका अनुपालन करें। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीके के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है। उनके प्रताड़ित होने के अवसर को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करने की बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा तीसरा, सबसे जो बेटर ऑप्शन है, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के तौर तरीके के बारे में विचार करना जिसमें पक्षपात एवं रूढ़िवादिता झलकती है, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, आकलन उपकरण का मानकीकरण। तो इसका जो आंसर वह हो जाएगा हमारा दूसरा, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी दूसरा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत पर प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्टता अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा चौथा, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इसका मतलब है ये मेल पर अपना एक्सपेरिमेंट कर दिए जो कि पुरुष पर किए, महिलाओं को इग्नोर कर दिए। तो इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है। अधिगम एक विकास समांतर प्रक्रिया है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम का समानार्थक है। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा तीसरा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। मतलब जो हमारा विकास प्रक्रिया है अधिगम प्रक्रिया से क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है। तीसरा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनाने में सहायता कर सकती है?
बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर दिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सबसे बेटर, जो कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, यानी पहला ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एक छात्रा एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या करती है? विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, प्रक्षेपण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा सबसे बेटर ऑप्शन पहला, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका को अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक साथ अंकों के मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान का प्रयोग करने और बाद में विद्यार्थियों को उनके लिए आकलन करना, वह अपनी विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा कर उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसे करने का दिशा निर्देश देना, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित करना। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा चौथा, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित करना, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। बच्चे निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा पहला वाला, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, यानी पहला ऑप्शन। 20वां क्वेश्चन हमारा है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। मतलब वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा तो जो है संगीतमय, अंतःवैयक्तिक, आध्यात्मिक, भाषा विषयक। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा अंतःवैयक्तिक, यानी स्वयं के लिए जो होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्याक्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा पहला, सबसे जो बेटर ऑप्शन है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच
अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है व्यवहारवादी सिद्धांत की उनकी आलोचना। ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराना, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। भाषा जो है पियाजे बात करते हैं, पियाजे साहब, और थॉट जो है, थॉट यानी चिंतन जो है वो करते हैं हमारे, नहीं भाषा जो करते हैं वाइगोत्स्की साहब करते हैं, चिंतन हमारे पियाजे साहब करते हैं। तो इसका आंसर होगा फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? एक बच्चा एक खाली स्लेट की समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरह प्रवृत्ति होते हैं जिस तरह होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव को बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए और दिनों विकास की प्रभावित करते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? मतलब निम्नलिखित में से जो कथन दिया है उसमें आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में गठित होता है। अधिगम तब घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। अधिगम केवल तभी होता है यदि व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा सबसे जो बेटर ऑप्शन, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। इसका मतलब है जो हम परिवेश में जिस परिवेश में रह रहे हैं उसी के अनुसार अधिगम हमारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे निष्पादन के मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों का व्यवस्था लागत प्रभावी नहीं है। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा पहला ऑप्शन। पहला, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को हमको बढ़ावा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? एक विस्तृत दिशा निर्देशों बनाना, किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाएगा। शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना, विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र
निर्धारक होंगे। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो टीचर के साथ हमारा क्या बनाएंगे, योजना बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापक के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे का विस्तृत रूप से आकलन करना, विशेष रूप से उस पर जब वह समस्याओं को हल करता है। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा दूसरा, सबसे जो बेटर ऑप्शन है। बच्चे का विस्तृत रूप से आकलन करने, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी जूनियर में गणित अध्यापिका के रूप आप विश्वास करती हैं। मतलब उच्च जो प्राथमिक हमारा विद्यालय है उसमें एक अध्यापिका यदि गणित पढ़ाती है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। विद्यार्थियों की गलतियां जो हैं चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। विद्यार्थियों को कार्य विधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती। लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है और आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा पहला, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। जैसे कोई गलती कर रहा है बच्चा तो उसको अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है कि ये गलती आप किए हैं तो उसको आप सही करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर पे, इन कथनों में से आप किसमें सहमत हैं? मतलब इस कथन में जो दिया है आप क्या सही मानेंगे? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। एक बच्चे की असफलता के घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिस उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। इसका जो आंसर होगा, जो सबसे बढ़िया होगा, वह हो जाएगा चौथा ऑप्शन। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, यानी चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 30वां हमारा, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। अध्यापिका की मनोदशा, बच्चों की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा चौथा, बच्चे के निष्पादन का स्तर, यानी चौथा ऑप्शन। तो अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सुपर एडवांस एसटीडी नाम से, तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। और फेसबुक चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा इसका, और उसके बाद इंस्टाग्राम। और अगर इस क्लास का पीडीएफ अगर चाहिए इस क्लास का, तो टेलीग्राम चैनल पर जाके सुपर एडवांस एसटीडी लिखिएगा, जो कि पब्लिक चैनल है, तो इस पर जाके लिखिएगा। तो उसके बाद टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिएगा, तो आपको यह पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा।
अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके बाद अगले क्लास में हम मिलते हैं 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, धन्यवाद।